हेलो प्यारे बच्चों, एकदम बढ़िया हो। चलो आज हम नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं। जो पिछले सेशन में पिछले वाला जो टॉपिक था वो था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थी आपकी। इलेक्ट्रिक फील्ड था वो एक्सियल लाइन पे निकाला था, इस बार इक्वेटरल लाइन पे निकालेंगे, है ना। निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने वाले। तो अभी का टॉपिक है हमारा विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष या निरक्षीय स्थिति या फिर विषुवतीय स्थिति या फिर इसको अनुप्रस्थ स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये कहते हैं। अब देखो मैंने अनुप्रस्थ स्थिति भी लिया, विषुवतीय स्थिति भी लिया, निरक्षीय स्थिति भी लिया, निरक्ष भी लिया। एक्चुअल में कई कंपटीशन एग्जाम में इन टॉपिक्स को ही घुमाकर शब्दों का उपयोग करते हैं, इसलिए मैंने इस टॉपिक को अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश की है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो हमें निकाल रहे हैं, अच्छे से समझना। मैंने पहले से इसलिए लिख रखा है कि कोई बच्चा मान लो मेरे बोलते टाइम नहीं लिख पाए तो वो पॉज करके कम से कम लिख सकता है, पीछे नहीं रह जाए, इसलिए। ठीक है, तो समझने से पहले एक बात ध्यान रखें, कॉपी और पेन ले लो। मैं बोल रहा हूं, साथ साथ में लिखने का प्रैक्टिस करना। ठीक है, तो क्या हुआ, सबसे पहले हमने देखा हमारे पास में इलेक्ट्रिक डाइपोल है, एन और एस दो पॉइंट लिए जहां पे हमने माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है। अब हमें वहां से एक मिड पॉइंट ओ से स्मॉल आर डिस्टेंस पर कोई पी पॉइंट ऊपर पड़ा है। तो पहले ये पी पॉइंट जो होता था वो एक्सियल लाइन पे होता था। जैसे ये ले रहे हैं तो एक्सियल लाइन पे ये एन एस है तो पी भी इधर होगा, लेकिन इस बार एक्सियल नहीं, इक्वेटरल है तो ऊपर होगा। तो सबसे पहले क्या, इक्वेटरल पॉइंट की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तो इक्वेटरल लाइन की डेफिनेशन हिंदी मीडियम वालों के लिए है कि विद्युत द्विध्रुव के अक्ष के लंबवत, विद्युत द्विध्रुव ये एक द्विध्रुव है, उसके अक्ष के लंबवत मतलब 90 डिग्री एंगल पे लंबवत तथा मध्य बिंदु, मान लो ये जितना भी डी है ये भी डी है, मध्य बिंदु से गुजरने वाले अक्ष को क्या कहते हैं, निरक्ष कहते हैं। ठीक है ना, या गुजरने वाली लाइन को क्या कहते हैं, द्विध्रुव का निरक्ष कहते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इंग्लिश मीडियम वाले, एन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ ए डाइपोल इज द लाइन इज परपेंडिकुलर to the axial and passing through midpoint way between the charges। इसको बोलते हैं between। मैंने बहुत शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, याद रखना, between लिख दिया आपने यहां तक। ये हो गई आपकी निरक्ष की, ये इक्वेटोरियल की डेफिनेशन। हिंदी मीडियम वाले हिंदी पे फोकस रखें, इंग्लिश मीडियम वाले अपनी इंग्लिश पे फोकस रखें। अब मैंने कहा कि हमारे पास में एन एस एक इलेक्ट्रिक डाइपोल, एक विद्युत द्विध्रुव है, माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज एन और एस पे पड़े हैं, दोनों की बीच की डिस्टेंस 2d है और मिड पॉइंट ओ से स्मॉल आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P पड़ा है जिस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होता है तो E1 मैंने ले लिया बाहर, और माइनस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है E2, लेकिन माइनस की वजह से होता है अंदर की तरफ, ये ले लिया मैंने E2। अब ये जो मैंने बोला है उसी को आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। तो हिंदी मीडियम वाले लिखना चाहते हो, बोर्ड पे भी लिखा हुआ है और मैं बोल रहा हूं तो आप आराम से सुन के भी लिख सकते हो। तो माना चित्रानुसार N व S बिंदु है जिस पर विद्युत द्विध्रुव स्थित है, N पर माइनस क्यू आवेश तथा S पर प्लस क्यू आवेश स्थित है। दोनों द्विध्रुवों के मध्य की दूरी 2d है तथा द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर स्थित कोई बिंदु P, स्मॉल r दूरी पर स्थित कोई बिंदु P कहाँ है, निरक्ष पर है ना। तो निरक्ष पर स्थित कोई बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो प्लस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 तथा बाहर की तरफ होगी तथा माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 सदिश होगी जिसकी दिशा
अंदर की तरफ होगी। क्यों? क्योंकि माइनस का चार्ज है। इंग्लिश मीडियम वाले, अकॉर्डिंग टू फिगर वी हैव एन इलेक्ट्रिक डाइपोल NS. The charge is minus Q and plus Q. Minus Q and plus Q are at N and S respectively, and the distance between the electric dipole is 2D. ठीक है, इसमें भी लिखा हुआ है, मैं बोल रहा हूं वो भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, we have to find the electric field intensity at point P at distance small r from the midpoint O on equatorial line. तो हमें यहां P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज प्लस Q एंड माइनस Q आर E1 वेक्टर एंड E2 वेक्टर रेस्पेक्टिवली। बाहर की तरफ डायरेक्शन है ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, एंड हियर यू से दैट द E2 डायरेक्शन इज इनवर्ड डायरेक्शन ड्यू टू माइनस चार्ज। यहां तक क्लियर हुआ? अब यहां मैं बहुत अच्छे से डायग्राम समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान देना। हमने कहा था ये N है और ये S है, NS पे माइनस Q प्लस Q रेस्पेक्टिवली चार्ज पड़े हैं। O से स्मॉल r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है, इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है। प्लस की वजह से ये बाहर की तरफ दिख रहा है, लेकिन ये अंदर की तरफ है, यहाँ आगे कुछ भी नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, अब समझना ये कहां से आ गया भैया, तो समझना हमने कहा थीटा एंगल पर, N से भी थीटा एंगल पर P पॉइंट है और इधर से S से भी थीटा एंगल पर P पॉइंट है। क्लियर है? हमने एक ऐसी पैरेलल लाइन ड्रॉ की है जो NS के पैरेलल है। यहां तक समझ आ गया? पैरेलल है, ये थीटा है तो Z बन रहा है, Z बन रहा है अल्टरनेट एंगल, तो ये भी क्या होगा? थीटा होगा। बराबर दो पैरेलल लाइन है और एक स्लाइड जो है लाइन है इस तरीके से तिर्यक रेखा काटती है, तो इनका क्रॉसपेंडिंग एंगल जो है एकांतर कोण ऐसा कितना हो गया? थीटा थीटा, दोनों बराबर हो जाएगा, इसलिए वो थीटा थीटा है दोनों। यहां तक समझ में आया? अब देखो ये था E1 था। अब आपने 11th में पढ़ा होगा कि कोई एंगल यदि नहीं हो, वर्टिकल और हॉरिजेंटल कंपोनेंट यदि आपको नहीं मिलते हैं तो उसको ब्रेक करना पड़ता है। तो हमारे पास E1 को हमने ब्रेक किया, तो वर्टिकल और हॉरिजेंटल कंपोनेंट में तोड़ा, तो जहां थीटा होता है वहां क्या होता है? कॉस थीटा, और उसके ऑपोजिट में क्या होता है? ऑपोजिट मतलब दूसरा वाला है ना कंपोनेंट, वो कितना साइन में होता है। तो E1 का हॉरिजेंटल कंपोनेंट हो गया E1 cos थीटा, क्योंकि यहाँ थीटा था और यहाँ थीटा नहीं था, इसलिए हो गया E1 sin थीटा। ये हो गया E1 का। अब देखते हैं E2 नीचे की तरफ है E2, तो E2 का ये है थीटा वाला कंपोनेंट, तो E2 cos थीटा, और दूसरा वाला कौन सा होगा? इसके दूसरा वाला कौन सा होगा? इधर, तो ये क्या हो गया? E2 sin थीटा। बराबर है भैया, ये कोई लाइन ऐसे होती है तो ये इस तरीके से कंपोनेंट होते हैं, इधर थीटा होगा तो ये मान लो E1 है तो ये होगा E1 cos थीटा, और ये क्या हो गया? E2 sin थीटा होगा। समझ में आ गई? और ये इस तरीके से होता मान लो, तो यहाँ पर ये थीटा है और ये E2 है, तो ये होगा E2 cos थीटा और इधर होगा E2 sin थीटा। ये समझाने के लिए बताया सिर्फ। ठीक है, तो मतलब क्या समझिए आप, जिधर थीटा होगा उधर cos थीटा होता है और दूसरी तरफ क्या होता है? sin थीटा होता है। अब ये वाला मामला क्लियर हो गया है, तो हम क्या करते हैं, एक चीज समझ लीजिए, और क्योंकि हमें S और P की डायरेक्शन, N और P की डायरेक्शन और उनके बीच की डिस्टेंस भी चाहिए होती है। तो पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ा है, क्योंकि परपेंडिकुलर हमने लैंग्वेज में भी क्या बोला कि परपेंडिकुलर, देखो लैंग्वेज में परपेंडिकुलर बोला है, हिंदी मीडियम वाले देखो लंबवत बोला है। लंबवत का मतलब और परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री का कोण बना रहा है, 90 डिग्री एंगल इंस्टेंट कर रहा है। तो हमने यहाँ पर R है और यहाँ पर D है, तो ये हाइपोटेनस, ये कर्ण क्या होगा? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो यहाँ पर R का स्क्वायर और D का स्क्वायर हो गया। ये भी समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब देखिए, प्लस क्यू की वजह से पिछले वाला क्या याद है आपको ना? एक्सियल वाला सेम का सेम है। प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? E बराबर KQ अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। तो प्लस का क्या होगा? S से P, बाहर की तरफ है तो SP स्क्वायर, तो डायरेक्शन क्या होगा? SP की तरफ।
दिशा क्या होगी, एस पी की तरफ, है ना। और एस पी ये कितना है डिस्टेंस, हमने पहले ही निकाल लिया था, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब कर रहे हैं माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। तो मैं इधर वाला भैया आपने लिख लिया हो तो हटाना चाहूंगा, लिख लिया ना आप लोगों ने, ठीक है, मैं हटा रहा हूं इसको, ओके। नहीं है तो पॉज कर लो अभी और लिख लेना पॉज करके, ठीक है। तो भैया आपने जो E1 निकाला है वैसे ही क्या निकाल लेते हैं अपन, E2 निकाल लेते हैं। आराम से डायग्राम बना लेना भैया, है ना। नहीं समझ में आया है या कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में लिख देना, है ना। तो यहां पर E2 आया, अभी E2 आ गया हमारे पास, वही के क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस क्या है, NP है, NP का स्क्वायर, ठीक है। अब डायरेक्शन देखो, इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन ऑफ क्या है। अब डायरेक्शन देखो ये कहाँ है, अंदर की तरफ, तो P से N की तरफ है, तो क्या हो गया PN, PN, है ना, PN की तरफ या PN की और, तो ये डायरेक्शन हो गई इसकी। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम क्या कर रहे हैं, इन चीजों को हमारे पास में वैल्यू पुट कर लेते हैं पहले। E2 बराबर के क्यू अपॉन NPB क्या है, NPB इसमें भी D है और R है, तो इसका भी क्या होगा, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम से भैया रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और 2 देखने पर आपको क्या लग रहा है कि इन दोनों के यदि मैग्नीट्यूड, क्योंकि डायरेक्शन तो हमने अलग अलग बताई है, इनके मैग्नीट्यूड ले लें, तो मैग्नीट्यूड ले लें तो क्या आएगा, इक्वल आएगा। क्या भैया, इक्वल आएगा, या फिर इसको क्या बोल सकते हो, E1 बराबर E2 आएगा। अतः दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए, बराबर हो गए E1 E2। तो समझना भैया, समझना इस चीज को, E1 साइन थीटा ऊपर है और E2 साइन थीटा नीचे है। साइन थीटा थीटा तो बराबर है, तो साइन थीटा बराबर हो गया। अब E1 E2 भी क्या है, बराबर, तो E1 साइन थीटा, और यहां पर लिखना पड़ेगा हमें E1 साइन थीटा व E2 साइन थीटा बराबर व विपरीत होने से क्या हो जाएंगे, निरस्त हो जाएंगे, निरस्त हो जाएंगे, है ना, कैंसल आउट हो जाएंगे। और E1 E2 दोनों क्या बराबर है और दोनों क्या एक ही डायरेक्शन में, है ना, तथा इसके जो क्षैतिज घटक है, क्षैतिज घटक E1 cos थीटा व E2 cos थीटा समान दिशा में होने से जुड़ जाएंगे, जुड़ जाएंगे। बात समझ में आ गई। इट इज, इंग्लिश मीडियम वाले लिख लें, इट इज क्लियर दैट द मैग्नीट्यूड E1 वेक्टर, इट इज क्लियर दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ E1 वेक्टर and E2 vector is same but direction are different, but direction are different. The, तो क्या होगा, the vertical components E1 sin theta and E2 sin theta, E1 sin theta and E2 sin theta gets कैंसल्ड आउट, ठीक है, या कैंसल्ड ड्यू टू इक्वल एंड ऑपोजिट, इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, फुल लिख देना, डायरेक्शन, ठीक है। एंड हॉरिजेंटल कंपोनेंट, हॉरिजेंटल कंपोनेंट्स E1 cos थीटा and E2 cos theta, E1 cos theta and E2 cos theta are added up, due to same direction, due to same direction। ये हो गया, समझ में आ गया। तो E इक्वेटोरियल क्या हो जाएगा, E
इक्वेट्रियल बराबर, या यहाँ पे निरख से लिख सकते हो E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। लेकिन E1 और E2 क्या हो गया, बराबर हो गया, तो मैं यहाँ तो E1 लिख दूँ या फिर E2 लिख दूँ। अब यहाँ पे एक चीज़ आपने देखा, E1 और E2 बराबर है, अतः यहाँ पे एक चीज़ और लिख देता है, और 100 लिख के लिख सकते हो E1 बराबर E2 बराबर क्या है, के क्यू अपॉन, ये वाली इक्वेशन है, के क्यू अपॉन, यहाँ लिख देना, इसकी आगे इस लाइन के अंदर ये वाली इक्वेशन लिख सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ वैसे, तो E1 cos थीटा प्लस E1 cos थीटा, तो क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ E1 cos थीटा। यहाँ तक आ गया। अब भैया मैं डायग्राम हटा रहा हूँ, ठीक है ना, ताकि मुझे वैल्यूज कुछ लिखनी पड़ेगी यहाँ पर। अब यहाँ देखें, E जो है वो कहाँ है, इक्वेट्रियल बराबर आ गया ट्वाइस ऑफ E1 cos थीटा। अब यहाँ देखना E1 क्या था, E1 और E2 बराबर ही था ना। आप कोई बोला मैं E1 के E2 लिखूंगा, बराबर है भैया, तो हम जानते हैं E1 बराबर E2 बराबर क्या आया है, के क्यू अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अरे भैया cos थीटा डायग्राम मैंने हटा दिया है, ठीक है, डायग्राम मैंने हटा दिया है, तो थोड़ा ध्यान देना, आपको लिखा हुआ होगा OPS ट्राइंगल ले लो, ठीक है। क्या ले लो, ट्राइंगल OPS। OPS किधर था मैं बता देता हूँ, देखो P ऊपर था, नीचे क्या था, O था, N इधर था, S इधर था, है ना, ये थीटा था, ये R था, ये D था, ये रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर था, बराबर, याद आ गया, है ना। अब आपको निकालना क्या है, cos थीटा। cos थीटा हिंदी वाले और इंग्लिश वाले दोनों बताओ, लाल बट्टा कक्का पढ़ा है, लाल बट्टा कक्का, है ना। इंग्लिश मीडियम वाले क्या होता है, पढ़ बेटा पढ़ ले, हर हर बोले, पढ़ा था। तो आधार बट्टा क्या होता है, कर्ण, है ना। और ये क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, है ना। तो बेस क्या है, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, बेस क्या है, डी, बेस डी अपॉन हाइपोटेनस कितना है, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। हिंदी मीडियम वाले भैया देखो आधार क्या होता है, अब आप बोलोगे कि आधार क्या है, भाई थीटा के सामने वाला क्या है, लंब, तो ये आधार हो गया, आधार बटा कर्ण, कर्णी है। आ गया समझ में, मैं हटा रहा हूं, है ना। अब ये दोनों चीजें हैं, ये पुट कर दो उस इक्वेशन में, तो ई इक्वेट्रियल बराबर ट्वाइस ऑफ क्या आ जाएगा, के क्यू अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू डी रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। यहां तक क्लियर है। अब देखिए भैया अच्छे से देखना, मैं इसको सेटअप कर ले रहा हूं, ई इक्वेट्रियल बराबर क्या कर दूं, के तो बाहर निकाल दूं, क्यू इंटू 2d लिख सकता हूं, क्यू इंटू 2d, क्यू इंटू 2d, है ना। देखो के का के है, ब्रैकेट डाल दिया, बात एक ही है, कुछ नहीं, क्योंकि p बराबर क्यू इंटू 2d होता है, इसलिए बनाया हमने। इसकी पावर 2, इसकी पावर 1, तो कितना हो गया, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की पावर कितनी हो गई, टोटल 3 हो गई, है ना। अब समझना, यह तो हो गया p, और यहाँ r क्या है, आपको पता है r बहुत बड़ा है d से, स्क्वायर करोगे तो और ज्यादा बड़ा हो जाएगा, और डी स्क्वायर और ज्यादा छोटा, तो क्या हो गया, नगण्य, है ना, वापस नेग्लिजिबल हो गया। नेग्लिजिबल होते ही आपका डी चला गया, तो ई इक्वेट्रियल बराबर क्या हो गया, के पी, ये भैया पी है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है, पी है ना, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ा था, के पी, और यहाँ पे क्या हो गया, रूट ऑफ आर स्क्वायर का क्यूब, है ना। तो यहां पर स्क्वायर से ये कट गया, क्या बचा, आर क्यूब। तो ई इक्वेट्रियल बराबर क्या आ जाएगा, के पी अपॉन आर क्यूब, के पी अपॉन आर क्यूब। तो ये आपका आंसर आ गया, के पी अपॉन आर क्यूब। वही है, डायरेक्शन लेना चाहते हो तो डायरेक्शन सदिश रूप लेना चाहते हो, डायरेक्शन वाली फॉर्म लेना चाहो, वेक्टर फॉर्म लेना चाहते हो, तो ई वेक्टर बराबर माइनस का आएगा के पी अपॉन आर क्यूब आर कैप, ठीक है। और यह माइनस का चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है, नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट करता है, कि ई वेक्टर और पी वेक्टर एक दूसरे के ऑपोजिट है। क्या प्रेजेंट करता है, वापस बोल रहा हूं, ई वेक्टर और पी वेक्टर जो है ना, दोनों क्या कर रहे हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन को प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये टॉपिक हुआ, ओके।
थैंक यू।